नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपूर्ति के नियम यानी लॉ ऑफ सप्लाई की। ये वो नियम है जो बाजारों को चलाता है और हम उन दिलचस्प मौकों को भी देखेंगे जब ये नियम काम करना बंद कर देता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज महंगी तो होती जा रही है पर बाजार में मिल ही नहीं रही? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले उस बुनियादी आर्थिक सिद्धांत को जानना होगा जिसके इर्द गिर्द ये सारी बातचीत घूमने वाली है, और वो है आपूर्ति का नियम। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो आपूर्ति का नियम ये कहता है कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसे बनाने वाले या बेचने वाले बाजार में उसकी ज्यादा मात्रा लाना चाहते हैं। ये आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है, मुनाफा। सीधी सी बात है, जब बनाने वालों को किसी चीज की ज्यादा कीमत मिलेगी तो वो उसे और ज्यादा बनाना चाहेंगे, ज्यादा बेचना चाहेंगे, है ना? बस यही एक चीज है जो पूरे बाजार को चलाती है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये इस रिश्ते को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। जैसे जैसे कीमत $1 से बढ़कर $4 तक पहुंचती है, वैसे वैसे सप्लाई की मात्रा भी 100 यूनिट से बढ़कर 400 यूनिट हो जाती है। बिल्कुल सीधा और साफ रिश्ता। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि कीमत और आपूर्ति दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। कीमत ऊपर तो सप्लाई भी ऊपर, कीमत नीचे तो सप्लाई भी नीचे। बस यही इस नियम का मूल मंत्र है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल दुनिया में चीजें अक्सर किताबी नियमों से थोड़ी अलग चलती हैं, और कई बार ये सीधा साधा नियम भी टूट जाता है। चलिए अब उन सिचुएशंस पर नजर डालते हैं जहां ये लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। और पहली कैटेगरी है उन चीजों की जिनके लिए वक्त ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जैसे कि सब्जियां या फल जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजें। अब विक्रेता इन्हें कम दाम पर भी ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा ताकि वो खराब ना हो जाएं। ठीक इसी तरह जो कपड़े फैशन से बाहर हो गए हैं उन्हें भी कम कीमत पर निकाला जाता है ताकि दुकान में नया स्टॉक आ सके। और कृषि उत्पादों की सप्लाई तो कीमत से ज्यादा मौसम पर निर्भर करती है। ये उदाहरण देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक सामान्य टी शर्ट और ताजी मछली, दोनों को बेचने का लॉजिक पूरी तरह से अलग है। टी शर्ट बेचने वाला कीमतें गिरने पर इंतजार कर सकता है, लेकिन मछली बेचने वाले के पास ये ऑप्शन ही नहीं है। उसे तो बेचना ही होगा, चाहे कीमत जो भी मिले। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं। ये वो चीजें हैं जिनकी सप्लाई या तो सीमित है या फिर उन्हें और बनाया ही नहीं जा सकता। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे पूर्णतः बिलोचदार आपूर्ति यानी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सप्लाई फिक्स्ड है, कीमत चाहे आसमान छू ले, आपूर्ति 1 इंच भी नहीं बढ़ने वाली। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोई दुर्लभ कलाकृति जैसे मोनालिसा। दुनिया में एक ही तो है, अब उसकी कीमत बढ़ने से उसकी सप्लाई तो नहीं बढ़ सकती। यही बात जमीन पर भी लागू होती है जिसकी मात्रा सीमित है। या फिर सोचिए, जब कोई दुकान बंद हो रही होती है तो वो अपना सारा सामान कम कीमत पर भी बेच देती है, क्योंकि उसका लक्ष्य मुनाफा नहीं बल्कि स्टॉक खत्म करना होता है। तो अब तक हम सिर्फ कीमत की बात कर रहे थे, लेकिन सप्लाई को तय करने वाला अकेला फैक्टर कीमत नहीं है। कुछ और भी बड़े कारक हैं जो पूरी की पूरी सप्लाई पर ही असर डाल सकते हैं। और यहीं पर आपूर्ति की मात्रा में बदलाव और आपूर्ति में बदलाव के बीच का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। कभी कभी पूरी की पूरी सप्लाई करने की क्षमता ही घटिया बढ़ जाती है, भले ही कीमत वही की वही रहे। तो आखिर ये कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, पहला है उत्पादन की लागत। सोचिए, अगर कच्चा माल सस्ता हो गया तो जाहिर है सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर आती है टेक्नोलॉजी। कोई नई बेहतर तकनीक आ गई तो प्रोडक्शन सस्ता और ज्यादा होगा, मतलब सप्लाई भी ज्यादा। और हाँ, बाजार में बेचने वाले कितने हैं इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और इन सब के ऊपर हैं सरकारी नीतियां, जैसे कि टैक्स लगने से सप्लाई कम हो सकती है और सब्सिडी मिलने से बढ़ सकती है। और एक और दिलचस्प बात, अगर बेचने वालों को लगे कि भविष्य में दाम बढ़ने वाले हैं तो वो आज माल रोक लेंगे ताकि बाद में ज्यादा मुनाफा कमा सकें। तो सवाल ये है कि ये सब जानने का क्या फायदा? असल में ये नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, एक सुपरमार्केट से लेकर बड़े बड़े म्यूजियम तक। तो इस पूरी चर्चा से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, लॉ ऑफ सप्लाई ज्यादातर काम करता है। दूसरी, ये नियम हमेशा काम नहीं करता, खासकर दुर्लभ और जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए। और तीसरी, कीमत के अलावा भी कई शक्तिशाली फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को कंट्रोल करते हैं।
जब हम इन नियमों को समझते हैं तब ये भी समझ आता है कि क्यों कोई दुकान क्लियरेंस सेल लगाती है, पेट्रोल की कीमतें क्यों बदलती रहती हैं, या फिर क्यों किसी पुरानी दुर्लभ चीज की कीमत अचानक आसमान छूने लगती है। ये सब असल में आपूर्ति के खेल का ही हिस्सा है। तो अब जब आपूर्ति के नियम और उसके अपवाद समझ आ गए हैं, तो सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चुपके से इन आर्थिक नियमों को तोड़ रही हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है।